गुड आफ्टरनून। 10th फिजिक्स क्लास नंबर 7 है और यहाँ पर टॉपिक है आपका प्रकाश का परावर्तन। क्लियर? सॉरी, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था कि प्रकाश से संबंधित है ना, प्रकाश के केस में दो घटनाएं थी। प्रकाश से संबंधित कितनी घटना थी? तो आप कहोगे दो घटनाएं थी, ये चीज मैंने बताया भी था। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन, है ना। इसके पहले क्या था? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और आज है हम लोग का प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के परावर्तन के केस में हमें एक ऐसे तल की जरूरत होती है। प्रकाश के परावर्तन के केस में हमें एक ऐसे तल की जरूरत होती है जिसका एक तल चमकदार होता है। जिसका क्या होता है? एक तल चमकदार होता है लेकिन दूसरा पॉलिश युक्त होता है। जैसे कुछ ऐसा मान लेते हैं कि ऊपर वाला तल चमकदार है और ये जो नीचे वाला तल क्या है? पॉलिश युक्त है। तो आपने देखा था प्रकाश का परावर्तन दर्पण से होता था, या तो समतल दर्पण से, या जो उत्तल दर्पण से, या जो है अवतल दर्पण से। क्लियर है ना? लेकिन ये सारी चीजें हम लोगों ने इसकी पहली वाली क्लास में पढ़ लिया है। आज हम लोग का टॉपिक है ये प्रकाश का अपवर्तन। इसके पहले थोड़ा बहुत बताया गया है क्लास 5 या 4 में, लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देना होगा। ये जो आपका प्रकाश का अपवर्तन है, इसमें सबसे पहला नंबर पारदर्शी माध्यम की जरूरत होती है ना। जैसे प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है? एक ऐसे तल, एक ऐसे सतह की जरूरत होती है जिसका एक तल तो चमकदार है लेकिन दूसरा पॉलिश युक्त है, कली युक्त है। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है? एक पारदर्शी माध्यम की जरूरत होती है। पारदर्शी माध्यम की जरूरत होती है, लेकिन पारदर्शी माध्यम का पूरा अंग एक जैसा होना चाहिए। यानी सारे अंग क्या होने चाहिए? समांग होना चाहिए, यानी कि समधन अंग समांग। तो इसमें क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन किसी समांग, सॉरी, प्रकाश का अपवर्तन किसी समांग पारदर्शी माध्यम से होता है। अगर मैं पूछूं प्रकाश का अपवर्तन है क्या, तो आपको सिंपल से बताना है प्रकाश का अपवर्तन एक ये प्रोसेस है, एक ये प्रक्रिया है, एक ये प्रक्रिया है जिसमें, है ना, प्रकाश जो होता है एक समांग पारदर्शी माध्यम से, जिसमें क्या होता है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश एक समांग पारदर्शी माध्यम से, है ना, किसी दूसरे, है ना, किसी दूसरे समांग पारदर्शी माध्यम में जाती है। समांग पारदर्शी माध्यम में जाती है। इतना समझ पाए? लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम हो जाती है। जब ये क्या होती है? जब ये किसी दूसरे समांग पारदर्शी माध्यम में जाती है, ऐसे समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक सरफेस हो गया। क्लियर है? ये हमारा एक तल हो गया। इस तल के ऊपर जो हमारा पारदर्शी माध्यम है, सपोज हम करते हैं एयर है, यानी कि वायु है। क्लियर है? वायु से तो प्रकाश गुजर ही सकता है। और यहां पर मान लेते हैं कि पानी है, यानी कि वाटर है। यहां पर क्या है आपका? वाटर है। इसको शॉर्ट में हम ए लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट में हम डब्ल्यू लिख सकते हैं। अब क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन की घटना में, या प्रकाश के अपवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें प्रकाश एक समांग पारदर्शी माध्यम में, तो प्रकाश क्या होता है? एक समांग पारदर्शी माध्यम से, एक समांग पारदर्शी माध्यम से जब ये दूसरे समांग पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो भाई जाना चाहिए इस रास्ते से, जाना चाहिए इस रास्ते से। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है। ये जब एक समांग पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांग पारदर्शी माध्यम में जब जाती है, तब ये अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। ये अपना रास्ता भटक जाती है। क्लियर है ना? अपने रास्ते से ये क्या होती है? विचलित हो जाती है। अब याद करो, मैंने ये आप लोग को ये बताया था कि प्रकाश के परावर्तन की घटना में जो प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं, उनको क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। और ये जिस बिंदु पर गिरती हैं, जिस बिंदु पर गिरती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो आप कहोगे उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। क्लियर है? उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ पर मैंने ये भी बताया था, यह सबको पता भी होगा
कि अगर हम आपतन बिंदु पर एक लंबवत रेखा खींच दें, आपतन बिंदु पर क्या करें, एक लंबवत रेखा खींच दें, एक लंब खींच दें, और वो लंब मैंने अभी खींचा, इसलिए ऐसे लंब का नाम होगा अभिलंब। क्योंकि इस लंब को मैंने देर में नहीं बल्कि अभी खींचा, तो अगर आपतन बिंदु पर एक लंब खींच दिया जाए तो उस लंब को लंब ना कहकर क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्लियर है ना, इतना समझ पाए। अब क्या होता है, अभिलंब समझ में आया, जब प्रकाश की किरण एक समान पारदर्शी माध्यम से जाती है और जैसे आपतन बिंदु पर वो टकराती है, तो आपतन बिंदु पर टकराने, क्योंकि एक समान पारदर्शी माध्यम से दूसरे समान पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो जो नियम होना चाहिए, इसको अपने रास्ते में जाना चाहिए। इसको कहाँ जाना चाहिए, अपने रास्ते में जाना चाहिए। लेकिन ये क्या होता है, अपने रास्ते से भटक जाता है। अब अपने रास्ते से भटकने की दो स्थिति होती है। अगर ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, अगर ये कहां से, विरल माध्यम से सघन माध्यम, या इसको ऐसे समझो, एक मैं और ऐसे बना रहा हूं, ये एक समान पारदर्शी माध्यम से गई, तो ये क्या हो जाएगा, आप कहोगे ये हो जाएगा आपका अभिलंब, और ये हो जाएगा आपतित किरण। ये सारा क्लियर हो पा रहा है ना, ये हो जाएगा आपका आपतन बिंदु। इसको जाना चाहिए इस रास्ते में, इसको जाना कहाँ चाहिए, अपने सीधे रास्ते में जाना चाहिए। लेकिन ये क्या होता है, अपने सीधे रास्ते में ना जाकर, अभिलंब अपने सीधे मार्ग में ना जाकर मार्ग विचलित हो जाती है, और मार्ग विचलित होने के बाद या तो अभिलंब की ओर झुकती है या अभिलंब से दूर हटती है। या तो ये क्या होती है, अभिलंब की ओर झुकेगी या तो अभिलंब से दूर हटेगी। लेकिन अब कंडीशन है कि कब अभिलंब की तरफ झुकेगी और कब अभिलंब से दूर हटेगी। क्लियर है, तो ध्यान दीजिएगा। अभी इतना समझ में आया। अगर मैं आपसे पूछूं प्रकाश का अपवर्तन क्या है, एक मोटा मोटा बताओ, तो आपको सिंपल से बताना होगा कि प्रकाश का अपवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है। पहला पॉइंट आपको ये बोलना है, प्रकाश का अपवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें, दूसरा पॉइंट आपको ये बोलना है, एक समान पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरण, याद रखना कौन जाएगा भाई, प्रकाश, जिसमें प्रकाश की किरण एक समान पारदर्शी माध्यम से जब दूसरे समान पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो जाने के बाद अपने मार्ग से विचलित होने की प्रक्रिया ही, जाने के बाद में क्या होती है, दूसरे माध्यम में अपने मार्ग से विचलित होने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। हाँ, एक कंडीशन याद रखना, अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, किस माध्यम से, विरल माध्यम से, तो विरल माध्यम वो होगा जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी, और सघन माध्यम वो होगा जिसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से किसी सघन माध्यम में जाएगी, तब वो क्या होगी, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। वो क्या होगी, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। लेकिन जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से, यहां पर मान लेते हैं ऊपर वाला सघन माध्यम है और नीचे वाला क्या है, विरल माध्यम है। क्लियर है ना, ऊपर वाले को हम ले लेते हैं वाटर, पानी, क्लियर है, और नीचे वाले को हम ले लेते हैं एयर, सपोज करके चल रहे हैं। क्लियर है ना। लेकिन जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तब वो क्या होती है, अभिलंब से दूर हटती है। क्लियर है, अभिलंब से दूर हटती है, ये समझ पाए। अब इसमें क्या होता है, ध्यान देने वाली एक बात ये है, आप ऐसे समझो, आप मान लो आप अपने घर से निकले, जब आप अपने घर से निकलते हो तो आपकी साइकिल की स्पीड कंपैरिजन देन भीड़ भाड़ वाले इलाके के कंपैरिजन में तेज रहती है। आप अपने घर से निकले, बढ़िया साइकिल को मन मनाते हुए एकदम 80 की स्पीड में भागते हुए जल्दी जल्दी आते हो। क्यों, क्योंकि कोई क्रॉसिंग नहीं है ना, बिरर है, सब बिरर है, बिरर है, मतलब लोग कम है, क्राउड कम है, लेकिन क्लियर है, बिरर है। लेकिन जैसे ही आप ऐसे स्थान पर पहुंचते हो जहां पर भीड़ लगी हुई है, तो वहां पर आपकी स्पीड क्या होती है, पहले तो कम होती है। आप अपने सीधे रास्ते में नहीं जाते हो, आपकी स्पीड कम होती है, और कम होने के साथ आप जैसे कैसे करके दाएं बाएं निकाल लेते हो, यानी साइकिल को झुकाते हुए। क्लियर है ना। तो वही चीज, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से
सघन माध्यम में जाएगा तब भाई सघन है ना, सघन है तो वहां तो स्पीड तो कम ही हो जाएगी ना। जब स्पीड कम होगी तो लटक जाएगी, मतलब दूर कहां भागेगी, समझे? समझ में आया? तब क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए तो, उल्टा होने का मतलब जैसे आप भीड़ से निकले, फिर साइकिल को रखे 80 की स्पीड में चाल धंजो भगाते हो ना, तो वही चीज। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से किसी विरल माध्यम में जाएगी तो भाई चूंकि माध्यम क्या है, विरल है, और यहाँ प्रकाश की किरण क्या है, विरल माध्यम का मतलब जिसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक हो, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होता है। जब प्रकाश की चाल अधिक है और माध्यम भी क्या हो गया भाई एकदम फ्री, तो क्या होगा, ये अभिलंब से दूर हटेगी, विचलित यहां भी हो रही है, विचलित यहां भी हो रही है, लेकिन इसमें अभिलंब की ओर झुक रही है, इसमें क्या हो रही है, अभिलंब से दूर हट रही है। क्लियर है ना? अब क्या होता है ध्यान से समझिएगा। इसके पहले मैंने प्रकाश का परावर्तन में बताया था कि आपतित किरण, क्लियर है ना, आपतित किरण और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बने हुए कोण को कहते हैं आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से दिखाते हैं। क्लियर है ना? सेम अभिलंब और ये जो किरण, जो विचलित होने वाली किरण को क्या कहा जाता है, तो विचलित होने वाली किरण को कहते हैं अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं, ये चीज याद रखिएगा। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है वो होता है अपवर्तन कोण होता है, जिसे आर से दिखाते हैं। क्या होता है? अपवर्तन कोण होता है। सेम यहाँ पर आपतन कोण कौन होगा, तो आप कहोगे ये होगा, है ना, क्योंकि अभिलंब है, ये आपतित किरण है, तो आपतन कोण ये होगा। अपवर्तन कोण कौन होगा, तो आप कहोगे अपवर्तन कोण कौन होगा, ये होगा ना, तो ये हो गया आर। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, अच्छा ये बताओ, अगर यहाँ पर श्वेत प्रकाश चल रहा है, जो प्रकाश का किरण होता है, या सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहते हैं, क्योंकि जब सातों रंग मिलकर आपस में चलते हैं तो एक वो सफेद रंग का प्रकाश दिखाते हैं। सूर्य के प्रकाश की तो विशेषता है, सूर्य के प्रकाश के सातों रंगों को देखने के लिए हमें प्रिज्म की आवश्यकता लगती है, लेकिन जब रफली देखते हैं क्या हमें सातों रंग दिखाई देता है? नहीं, वो एक जैसा एक सफेद रंग दिखता है ना। तो अगर यहाँ ऊपर श्वेत प्रकाश चल रहा है तो क्या नीचे कलर चेंज हो जाएगा? नहीं होगा ना, बोलो भाई, कलर तो नहीं चेंज होगा ना। तो यहाँ पर क्या है, एक ही रंग के प्रकाश के लिए होता है। क्या होता है भैया? एक ही रंग के प्रकाश के लिए। तो क्या हम यहाँ कंडीशन लिख सकते हैं, एक ही रंग के प्रकाश के लिए, बोलो ये क्या लिखा जा सकता है? क्या ये जो प्रकाश का अपवर्तन होता है एक ही रंग के प्रकाश के लिए होता है? यस, बिल्कुल होता है। और अब जब एक ही रंग के प्रकाश के लिए होता है तो बताओ भैया, किन्हीं माध्यमों में एक ही रंग के प्रकाश के लिए, अब यहाँ चाहे वो विरल माध्यम से, चाहे वो सघन माध्यम में जाए, या वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, इससे नहीं मतलब है ना, चाहे वो सघन से विरल में जाए या विरल से सघन में जाए, आपको इससे नहीं मतलब है। तो हमें माध्यम दो हैं, हमें माध्यम दो मिलेगा, या तो सघन या तो विरल, या तो विरल से सघन या तो सघन से विरल। तो एक ही रंग के प्रकाश के लिए तथा किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, दो कंडीशन सबको क्लियर हुआ भाई? बोलो, मैंने क्या कहा, एक ही रंग के प्रकाश के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए। ये तो आपतन कोण है, अगर इनको हम ज्या के रूप में दिखा दें, यानी कि हम कहते हैं जो आपतन कोण होती है ना, आपतन कोण की ज्या, ज्या को इंग्लिश में बोलते हैं साइन। तो आपतन कोण की ज्या का मतलब साइन आई, आपतन कोण की ज्या का मतलब क्या होगा, साइन आई। इसी तरह तथा हम यहाँ पर बोलते हैं अपवर्तन कोण की ज्या, हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण की ज्या। अगर आपतन कोण की ज्या को साइन आई दिखाया जा रहा है तो बताओ अपवर्तन कोण की ज्या को क्या हम साइन आर नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं ना। आपतन कोण की ज्या मैंने क्या बोला, साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर। ये क्या होते हैं, ये होते हैं परस्पर
ध्यान से समझिएगा, ये होते हैं परस्पर समानुपाती होते हैं। क्या होते हैं? परस्पर समानुपाती होते हैं। आपको होगी ये क्या बात है, मुझे समझ में नहीं आ पा रहा ये चीज, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, है ना। मैंने क्या कहा? परस्पर समानुपाती होते हैं। तो परस्पर समानुपाती का मतलब क्या? साइन आई ये समानुपाती होगा किसके? साइन आर के। साइन आई साइन आई समानुपाती होगा किसके? साइन आर के। अगर अब आप लोग पढ़े होंगे, जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या लगता है? एक नियतांक आता है ना। तो यहाँ पर साइन आई और यहाँ अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? नियतांक आ जाएगा। अभी मैं नियतांक ही लिख देता हूँ। अभी मैं क्या कर लेता हूँ? यहाँ पर नियतांक ही लिख देता हूँ। बाकी यहाँ नियतांक को n के रूप में या जो कभी कभी u के रूप में दिखाते हैं, इस तरह से। क्लियर है ना? नियतांक को किस रूप में? या तो n के रूप में या जो है u की तरह प्रदर्शित किया जाता है। तो नियतांक और गुणे क्या हो जाएगा? आपको होगी साइन आर। गुणे क्या हो जाएगा भाई? साइन आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन आर हो जाएगा। अब साइन आर उधर किस में है? आपको की मल्टीप्लाई में है। इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या इसको हम ये नहीं लिख सकते हैं साइन आई, है ना, साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान साइन आर बराबर एक नियतांक, बराबर क्या बोल सकते हैं? नियतांक। अब नियतांक को हम या तो n से या जो है u की तरीके से दिखाते हैं। क्लियर है? मतलब हमने क्या कहा? साइन आई और साइन आर परस्पर क्या होते हैं? एक नियतांक होते हैं। समझ पाए इतना? अब ध्यान दीजिए सब कोई। मैंने क्या कहा? कंडीशन क्या है? कंडीशन मैंने लगाया एक ही रंग के प्रकाश के लिए तथा किन्हीं दो माध्यमों के लिए जो अपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर, ये क्या होते हैं? परस्पर समानुपाती होते हैं। मतलब साइन आई अनुक्रमानुपाती साइन आर। अनुक्रमानुपाती का जब चिन्ह हटेगा तो क्या लगेगा? एक नियतांक लगेगा। क्लियर है ना? अब ये साइन आर उधर किस में? मल्टीप्लाई में है। इधर आएगा तो किस में होगा? डिवाइड में होगा। क्लियर है? तो क्या हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते? अगर हम डायरेक्ट बोलना चाहें, अगर हम इसको डायरेक्ट बोलना चाहें, डायरेक्ट, क्लियर है? डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं? एक ही रंग के प्रकाश के लिए तथा किन्हीं दो माध्यमों के लिए साइन आई अपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। ये भी तो बोल सकते हैं भाई, अपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात, है ना, का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। ये भी तो बोल सकते हैं। लेकिन ये कैसे आया, अनुपात में कैसे आया, इस चीज के लिए आपको ये याद रखना होगा कि अपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर परस्पर समानुपाती होता है। अच्छा, क्या होता है? इसी को कहते हैं स्नेल का नियम। इसी चीज को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। चूंकि स्नेल नाम के वैज्ञानिक ने दिया है इसलिए इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो ये जो मैंने कहानी बताई ये कहाँ से मिली? आपको ये प्रकाश के अपवर्तन से मिली है। तो क्या हम इसे प्रकाश का अपवर्तन का नियम नहीं मान सकते हैं? बिल्कुल मानेंगे। और ये प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम। अब आपको ये पहला नियम क्या है? तो भाई पहला नियम सिंपल से, ये जो आपतित किरण आप देख रहे हो, आपतित किरण, ठीक है, और ये अपवर्तित किरण, समझ पा रहे ना? आने वाली आपतित किरण और विचलित होने वाली अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण और ये जो है अपवर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर जो खींचा गया अभिलंब है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, बताइए तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे हम बोर्ड के तल पर हैं, तीनों एक ही तल में होंगे। तो ये पहला नियम होगा। पहला नियम क्या होगा? बोलो। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अपतन बिंदु पर खींचा गया, एक मिनट में दोबारा, अपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये क्या है? प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? एक ही रंग के प्रकाश के लिए किन्हीं दो माध्यम के लिए जो आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर परस्पर समानुपाती होते हैं। अर्थात हम ये बोल सकते हैं
अपतन कोण कीजिए साइन आई तथा अपवर्तन कोण कीजिए साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। बोलो समझ में आया? क्लियर है ना? अगर पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे? सिंपल सा, प्रकाश का अपवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की किरण एक समांग पारदर्शी माध्यम से जब किसी दूसरे समांग पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस तरह से मार्ग से विचलित होने की प्रक्रिया को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हाँ, अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तब वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, लेकिन अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तब वो अभिलंब से दूर हटेगी। क्लियर है? यहाँ पर आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। यह दोनों एक परस्पर समानुपाती होते हैं, कंडीशन एक ही रंग का प्रकाश और किन्हीं दो माध्यम में। क्लियर है ना? ये समझ में आया? ये आपका प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम होगा। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। विरल माध्यम वो होता है जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, सघन माध्यम वो होता है जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है। समझ पाए ना? तो क्वेश्चन लिखिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या है और इससे संबंधित शब्दावलियों को वर्णन कीजिए। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इससे संबंधित शब्दावलियों का वर्णन कीजिए। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इससे संबंधित शब्दावलियों का वर्णन कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन लिखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? दूसरा, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इससे संबंधित समस्त शब्दावलियों का वर्णन कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? अब यहाँ पर देखें, जैसे अभी आपने देखा कि अपवर्तनांकों को n से दिखाते हैं या जो है अपवर्तनांकों को इस तरह से u के तरीके से दिखाते हैं। ये क्या होता है? अपवर्तनांक होता है, ठीक है ना? अपवर्तनांक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पॉइंट होता है। तो अपवर्तनांक को हम इससे दिखाते हैं तथा जो प्रकाश की चाल होती है, तथा जो प्रकाश की चाल होती है या प्रकाश का वेग होता है, इसको हम c से दिखाते हैं। प्रकाश की चाल को किससे दिखाते हैं? c से दिखाते हैं। तो प्रकाश की चाल को किससे, या जो है क्या, प्रकाश की चाल को c से हम दिखाते हैं। अब इनके बीच संबंध पूछा जाता है। के बीच क्या पूछा जाता है? संबंध पूछा जाता है। इनके बीच क्या रिलेशनशिप होता है? तो देखो यहाँ पर क्या होता है, ये है एक समान पारदर्शी माध्यम से, और पहला मैंने मान लिया एयर माध्यम, दूसरा माध्यम है ग्लास यानी कांच है। तो वायु से प्रकाश कहाँ जाएगा? कांच में जाएगा। वायु कैसा है? आप कहोगे विरल माध्यम है। कांच कैसा है? सघन माध्यम है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अपने मार्ग में ना जाकर ये हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा? अभिलंब हो जाएगा। अब बताइए, अपने सीधे मार्ग में ना जाकर अभिलंब की ओर झुकेगी या दूर हटेगी? देखो ध्यान दो, विरल से सघन में जा रहा है तो अभिलंब की तरफ झुकेगी, है ना? सघन में जा रहा है ना, जब गजहीन में जाओगे तो तेज तेज भाग पाओगे? नहीं भाग पाओगे। तो सघन मतलब गजहीन, विरल मतलब विरल। क्लियर है ना? कोई चीज जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तब ये क्या होगी? ये क्या होती है? अभिलंब से झुक जाती है। क्लियर है ना? अब इसको हम क्या चीज दिखा सकते हैं? तो इस चीज को हम लिख सकते हैं कि प्रकाश की किरण एक माध्यम वायु से, प्रकाश की किरण एक माध्यम वायु से दूसरे माध्यम किसमें जा रही है? दूसरे माध्यम कांच में जा रही है। हम दूसरे माध्यम कहाँ जा रही है? कांच में जा रही है। तो इसको अगर हम इसको ऐसे लिख दें ए, ठीक, और यहाँ पर अपवर्तनांक का सिंबल लगा देते हैं। यहाँ पर क्या लगा देते हैं? अपवर्तनांक का सिंबल लगा देते हैं AN, और यहाँ कर देते हैं G। तो ANG का मतलब पहले ये समझो इसका मतलब होता क्या है।
है ना। इसका मतलब ये होता है वायु के सापेक्ष, ध्यान देना, एक का मतलब होता है वायु, इसका मतलब जो होता है ये होता है वायु के सापेक्ष, ठीक है ना, समझ पाए। इसका मतलब होता है वायु के सापेक्ष, और जी का मतलब क्या होता है कांच, जी का मतलब क्या होता है कांच। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसका मतलब क्या होता है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। क्लियर है ना बच्चा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर होता है ना। वायु में प्रकाश की चाल, पहले वायु है ना, तो ये बराबर किसके होगा, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल और अपान, और यहाँ क्या है वायु के सापेक्ष कांच का है ना, वायु से कांच में जा रहा है। तो अब आपका दिमाग काम कर गया होगा, वायु में प्रकाश की चाल, अपान में क्या होना चाहिए, आप कहोगे कांच में प्रकाश की चाल, अपान में क्या हो जाएगा कांच में प्रकाश की चाल। बोलो इतना क्लियर हो पाया, कांच में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल यानी कि ए, क्लियर है ना। अच्छा कांच में प्रकाश की चाल कुछ भी हो, चलो अभी इतना समझ पाए ना। तो अब बताओ भैया, वायु में प्रकाश की चाल को किससे दिखाया जाता है, सी से दिखाया जाता है ना, प्रकाश की चाल को सी से। अच्छा कांच में प्रकाश की चाल या किसी दूसरे माध्यम में, कांच हो जाए या कोई और माध्यम हो जाए, तो किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल को बी से दिखाया जाता है, किसे दिखाया जाता है बी से। तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट में हम ये लिख सकते हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश का चाल अपान किसी माध्यम में। अब यहाँ कांच है तो कांच में प्रकाश का चाल, ये शॉर्ट में ये रिलेशन बताते हैं, समझ पाए, क्लियर है ना। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से डायरेक्ट आपका न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन बन जाता है, क्लियर है, समझ पा रहे हो ना बच्चा। तो याद रखना है आपको, वायु के सापेक्ष ANG का मतलब क्या होगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या होगा वायु में प्रकाश की चाल यानी कि C, और अपान में क्या होता है, दिख रहा है ना, अपान में क्या होता है कांच में प्रकाश की चाल यानी कि V। तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं ANG बराबर C अपान V। V का मतलब होगा माध्यम, कांच या जल, कोई दूसरा माध्यम हो सकता है, लेकिन पहला माध्यम फिक्स होना चाहिए वायु में प्रकाश की चाल। अब यहाँ पर एक चीज और है बच्चा, वायु में प्रकाश की चाल ये C का वैल्यू फिक्स होता है, जो वायु में यानी कि वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ये कंसीडर किया जाता है, इसलिए ये फैक्चुअल पॉइंट हो गया, आपको याद रखना होगा, क्लियर है ना। वायु में प्रकाश की चाल कितनी होगी, तो आपको क्या बताना होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, समझ पाए। अगर वहां दिया गया है तब तो कोई बात नहीं, अगर दिया गया है तब तो वहां पर आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्लियर है। एक क्वेश्चन लिखिए, अभी ये सारा मैं क्या चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कवर हो जाएगा, लिखिएगा। हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो पानी में प्रकाश का चाल ज्ञात कीजिए, तो पानी में प्रकाश का चाल ज्ञात कीजिए, तो पानी में प्रकाश का चाल ज्ञात कीजिए जहां पर हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, जहां पर हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 है, जहां पर हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जहां पर हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। लिख लिए ना। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको घबराना नहीं है, जैसा कहे वैसा करते हुए चले जाना है। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार पढ़ते हैं। हवा में प्रकाश की चाल
हवा में प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल c बराबर मिल गया, है ना। प्रकाश की चाल यानी कि हम इसको ये बोल सकते हैं ac, जिसका मतलब हवा में प्रकाश की चाल, या आप सीधा सिंपल सा लिखो c। तो हवा में प्रकाश की चाल क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। बोलो इतना क्लियर है, ठीक है। फिर कह रहे तो क्या ज्ञात करो, पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। तो हमें क्या निकालना है, पानी में यानी कि दूसरे माध्यम में, यानी कि v का मान निकालना है। क्या निकालना है, v का मान निकालना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना है v का मान, लेकिन v किसके, कौन सा माध्यम है, आप कहोगे पानी में। आप लिख सकते हो पानी में प्रकाश, यानी पानी में हमें प्रकाश की चाल निकालनी है। क्लियर है ना। आगे दिया गया है, देखो जहां क्या कंडीशन लगाए हैं, हवा के सापेक्ष यानी कि a के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक an, और हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक ना, तो ANW बोल सकते हैं ना भाई। हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, अभी तक हमारे पास क्या था ANG, तो हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। लेकिन अब क्या होगा, हवा के सापेक्ष या वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, ये बराबर क्या दिया गया है, 4/3 दिया गया है। अब बताओ इन तीनों के बीच में क्या संबंध है, तो आप कहोगे यहाँ G है तो हमने G लिखा, यहाँ W है तो अब हम क्या करेंगे, W लिखेंगे। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ANG बराबर, आप कहोगे वायु में प्रकाश की चाल और अपान पानी में प्रकाश की चाल। आप क्या बताओगे, पानी में प्रकाश की चाल यानी कि किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, और यहाँ पर पानी में। वैसे अगर नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप W हमने कर दिया। क्लियर है ना। तो ये हमारा सूत्र होता है, ये क्या होता है, सूत्र होता है। अच्छा, कभी हवा के सापेक्ष कभी कांच का अपवर्तनांक देगा, कभी हवा के सापेक्ष कभी पानी का अपवर्तनांक देगा। घबराना नहीं है, क्लियर है ना। इसका मान क्या दिया गया है, आप कहोगे इसका मान दिया गया है 4/3 दिया गया है ना, ठीक है। अच्छा, c का मान क्या है, 3 × 10⁸ है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। हमें क्या निकालना है, v निकालना है। क्लियर, क्या हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तब क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे ये हो जाएगा 4v बराबर, ये इधर हो जाएगा 3 × 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बोलो क्लियर हो पा रहा है ना। 4 अभी इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो बताइए v बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 3 यानी 3 3 9 भी तो हम कर सकते हैं ना, 3 3 9 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, और अपान में क्या कर देते हैं, 4 कर देते हैं। भाग दे सकते हैं कि नहीं, तो 4 दूना 8, 2 और यहाँ दशमलव आया, समझ पा रहे हैं ना भाई। 4 दूना 8, दशमलव आया, फिर 1 बचा, 1 0 मतलब 4 दूना 8, फिर 1 0 मतलब 2 बचेगा, 4 पंचे 20। ना समझ में आए तो 9/4 करोगे, 4 दूना 8, यहाँ पर 1 आया, दशमलव लगा 0, 4 दूना 8, फिर यहाँ 2 आया, दशमलव लगा 0, 4 पंचे 20, यानी कितना आया, तो आप कहोगे 2.25 और गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड। समझ में आया। ये किसी दूसरे माध्यम में, कौन से माध्यम में, पानी में, है ना। ये क्या है भाई, पानी में। तो ये क्या निकल गया, पानी में प्रकाश की चाल बराबर क्या है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। अब इसमें से हम पूछें, बताइए वायु सघन माध्यम है कि विरल माध्यम है, तो आप कहोगे वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ ज्यादा है, यानी कि वायु विरल माध्यम है। पानी में प्रकाश की चाल क्या है, कम है, तो पानी क्या है, वायु के कंपैरिजन में सघन माध्यम है। जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी वो विरल माध्यम होगा, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी वो क्या होगा, सघन माध्यम। बताइए समझ में आया, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्लियर हो पाया ना। इसे नोट डाउन करिए, पहले इसे कर लीजिएगा, फिर ये जो है न्यूमेरिकल आप अपने जहां पर अभी क्वेश्चन लिखवाए गए वहां पर करिए, इसको नोट डाउन करिए।